हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर से साइंस में आगे हम सीखने वाले हैं वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। हमने पढ़ा होगा कभी कि वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी की दुगुनी होती है या फिर फोकस दूरी वक्रता, त्रिज्या की आधी होती है। आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी की किस प्रकार से दुगुनी होती है या फिर फोकस दूरी वक्रता, त्रिज्या की किस प्रकार से आधी होती है। अब आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रश्न लिख रखा है, पहले सीधा हमने प्रश्न लिख रखा है। क्या लिखा है? दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। या फिर इसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी वक्रता, त्रिज्या की आधी होती है। सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी वक्रता, त्रिज्या की आधी होती है। या फिर इसे इसी प्रकार से पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो यहाँ पे इन सभी के बारे में हम सीखने वाले हैं। ये तीनों एक ही प्रश्न है, इन सारे के बारे में देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक चित्र बना रखा है जिसमें मैंने एक अवतल दर्पण जो कि ले रखा है। अवतल दर्पण में एक किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है प्रकाश किरण mn है, जो कि यहाँ पर आपतित हो रही है n पॉइंट पे, और आपतित होने के बाद यहाँ से परावर्तन के पश्चात f से ये गुजर रही है। और अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण है, और परावर्तन के बाद ये फोकस बिंदु से जा रही है। अब यहाँ पे हम एक अभिलंब बनाने वाले हैं। ठीक है, अभिलंब बनाने वाले हैं। अभिलंब क्या होता है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अभिलंब जो कि यहाँ पे इस प्रकार से इन दोनों के मध्य है, या फिर हम ये कह रहे हैं कि अभिलंब जो कि यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, अभिलंब क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। अर्थ हुआ कि आपतन कोण का अर्थ क्या हुआ कि आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण का अर्थ आने वाली किरण या फिर आपतित होने वाली किरण। आपतित किरण और अभिलंब इस प्रकार से बनने वाला कोण आपतन कोण। इसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण हमारा क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। तो यहाँ पे इनके बारे में हम सीखने वाले हैं। हमने कहा कि यहाँ पे MN एक समानांतर रेखा है किसके? OC के, जिसमें एक यहाँ पे अभिलंब है MNC। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि MN जो कि समानांतर है, किसके समानांतर है? मैं इसे इस प्रकार से लिख देता हूँ, ये समानांतर है OT के, OT। ठीक है, मुख्य यहाँ पे MN समानांतर है OT, और OT हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि ये एक इस प्रकार से क्या है? हमारा अभिलंब है। तो यहाँ पे हमने कहा ये वाला एक कोण बन रहा होगा, इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक कोण बन रहा होगा। इसे मैं क्या कह रहा हूँ? आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण का अर्थ क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण। इसी प्रकार से यहाँ पे ये कोण, ये परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण का अर्थ क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण। और मैंने यहाँ पे इन्हें माना है कि जो हमारा कोण I है, आपतन कोण, वो थीटा है। और यहाँ पे यदि आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। मैंने छोटा सा थीटा मान लिया। ठीक है, तो अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो वाला जो कोण है ये मेरा क्या है? थीटा है। इसी प्रकार से ये वाला कोण भी क्या है? थीटा है। ठीक है, अब हम आगे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? लिखेंगे कोण MNC। यहाँ पे कोण MNC बराबर कौन सा? CNF। CNF बराबर क्या है? थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे थीटा माना, इसलिए मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ सीखने के लिए, क्या चीज़ सीखने के लिए है? देखो, ये एक समानांतर रेखा है,
ठीक है। यह एक समानांतर रेखा है, इसे एक तिर्यक रेखा ये वाली काट रही है, ठीक है। ये दो समानांतर रेखाएं है, इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ पे ये जो इस प्रकार से मैं आगे बढ़ा सकता हूँ इसे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोण MNC, कोण MNC इक्वल टू कोण ये वाला MCO, NCO, ये दोनों क्या है, बराबर है। क्यों हुआ? क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने कहा ये वाला कोण थीटा है, तो यदि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये वाला कोण भी क्या हुआ, ये कोण भी हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, यहाँ तक हमें समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे इस कोण का मान ज्ञात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस कोण का मान ज्ञात कर रहा हूँ। कैसे ज्ञात करेंगे, समझेंगे। ये देखो, ये वाला हमारा एक त्रिभुज है। कौन सा क्या चीज़ है, मैं ऐसे सीखते हैं। देखो, जैसे कि यह हमारे पास में एक त्रिभुज है, ये वाला इस प्रकार से एक त्रिभुज है, ये ABC। अब मान लो ये थीटा कोण पे है, ये भी थीटा कोण है। अब मुझे ये वाला कोण पता करना है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, बहिष कोण। बहिष कोण ये वाला हमारा क्या है, इसे हमें पता करना है, ठीक है। बहिष कोण क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण ये जो BCD है, ये बराबर किसके बराबर हो जाएगा, कोण ABC प्लस कोण BAC, ठीक है। तो अर्थ क्या होगा कि ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इन दो आंतरिक कोणों के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँगा, क्या लिख रहा हूँ कि कोण NFO, कोण NFO किसके बराबर हो जाएगा, कोण CNF, कौन सा, CNF, ठीक है। और दूसरा कौन सा, NCF। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोण CNF प्लस कोण FCN, ठीक है। और ये दोनों बराबर किसके बराबर है, ये दोनों थीटा थीटा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोण NFO बराबर क्या है, 2 थीटा। अब यहाँ पे और चीज़ क्या है, इसे सीखते हैं। मैंने यहाँ पे एक लंब डाला, यहाँ पे एक लंब डाला, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लंब डाल रखा है, जिसे हम क्या लिख रहे हैं, P से लिख रहे हैं, जिसे हम किससे लिख रहे हैं, P से। और अब यहाँ पे हम ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा दर्पण है, ये छोटे द्वारक का है, ठीक है। छोटे द्वारक का अर्थ क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये द्वारक है, यहाँ पे ये बहुत ही छोटा है। अर्थ हुआ कि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों लगभग समानांतर है, या फिर लगभग लंबवत है। तो यहाँ पे मैं सीखूंगा कि यह पॉइंट है, जब आगे में ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि पॉइंट ये वाला यहाँ पे लगभग O के पास में या फिर OE है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच ये बहुत ही छोटा सा द्वारक है। जैसे कि यहाँ पे मैं ये इस प्रकार से ले रहा हूँ, तो ये बहुत ही छोटा सा द्वारक है। और ये कोण, फिर हम यहाँ पे सीखेंगे ये वाला कोण थीटा, ये वाला कोण थीटा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये द्वारक बहुत ही छोटा है, इस कारण से ये पॉइंट कहाँ पे है, लगभग O के पास में है। तो यहाँ पे अब हमारे पास में जब हमने इसे लंब डाला है, यहाँ पे लंब डाला है, तो ये अब हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। लंब का अर्थ ही क्या होता है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीख रहे हैं आगे क्या सीख रहे हैं। हमारे पास में दो त्रिभुज है, कौन कौन से, एक NCP और दूसरा हमारे पास में त्रिभुज क्या है, NPF। तो इन दो त्रिभुज के बारे में हम सीखने वाले। फर्स्ट तो ये इसका मान हमारे पास में क्या आ गया था, 2 थीटा अभी हमने निकाला था, ये वाला। अब देखो नेक्स्ट आगे यहाँ पे त्रिभुज ले रहे हैं। फर्स्ट त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज NCP, जिसमें ये कौन सा कोण P हमारा क्या है, 90 डिग्री है।
तो अब यहाँ पे हम सीख रहे हैं ये वाला थीटा का मान निकालते हैं। इस त्रिभुज से थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे tan थीटा से निकाल रहे हैं, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के tan थीटा से, ठीक है, वहाँ से हम निकाल रहे हैं। और tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, ये हमने पढ़ रखा है या फिर सीख लेंगे, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे ये थीटा है, ये जो थीटा पूछा गया है इसके सामने वाली भुजा लंब, तो लंब क्या हुआ हमारा एन पी, क्यों, क्योंकि हमने पी बिंदु ले रखा है एन पी, और आधार क्या है सी और पी, तो यहाँ पे सी पी, ये हमारा आधार हो गया। ये हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब नेक्स्ट आगे, अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं नेक्स्ट आगे दूसरा हमारे पास में त्रिभुज कौन सा है, तो त्रिभुज हमारे पास में दूसरा एक और है, कौन सा, एन पी एफ। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एन पी एफ, त्रिभुज एन पी एफ, ठीक है। इसमें ये वाला थीटा मान निकाल रहे हैं, इस थीटा का मान निकाल रहे हैं, कौन सा, कौन, एन एफ ओ के बारे में, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे 2 थीटा, सॉरी tan 2 थीटा बराबर, ये 2 थीटा इसका मान आ रखा है इसलिए मैंने 2 थीटा लिख दिया। अब फिर से tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब यहाँ पे क्या है एन पी, तो मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया एन पी बटा या फिर अपॉन एन पी अपॉन क्या रहेगा पी एफ, ये हमारे पास में इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। अब हम वापस से यहाँ पे आते हैं, हमने क्या कहा कि ये वाला जो है हमारा ये दर्पण या फिर जो द्वारक है दर्पण का द्वारक या फिर जो दर्पण है हमारा वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत ही छोटा है। बहुत ही छोटा होने के कारण क्या हुआ कि ये पॉइंट लगभग इसके ऊपर है, एक बात तो ये। दूसरा क्या है कि द्वारक छोटा है, इसका अर्थ है कि यहाँ पे जो इसके समानांतर प्रकाश किरण आ रही है, इसके समानांतर प्रकाश किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात यहाँ से जा रही है, ये अब हमारे कोण बन रहे हैं, कौन सा, जब हम यहाँ से अभिलंब डाल रहे हैं, ठीक है। जब हम अभिलंब डाल रहे हैं तो ये वाला कोण बहुत ही छोटा बन रहा है, ये वाला कोण भी बहुत छोटा बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा सा थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन 1 से क्या आ रहा मान, इक्वेशन 1 से मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन 1 से लिख रहा हूँ tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, और ये किसके बराबर है, एन पी के, एन पी अपॉन सी पी, जो लिख रखा है मैंने वही। और इसी प्रकार से इक्वेशन 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 2 थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, 2 थीटा, जो थीटा था वो अब यहाँ पे 2 थीटा है तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया 2 थीटा, और ये भी हमारा छोटा सा कोण है इसलिए हमने इसे 2 थीटा लिख दिया, ये एन पी अपॉन पी एफ। अब हमारे पास में 2 नए समीकरण आ गए, या फिर हम जो नेक्स्ट हमें ये प्राप्त हुआ है। अब हमने क्या कहा कि ये द्वारक छोटा है, ये लगभग पॉइंट P जो है ये पॉइंट कहाँ पे है, O पे, या फिर लगभग O ही है जिसे हमने यहाँ पे मान रखा है P करके। तो यहाँ पे ये O है, अर्थ क्या हुआ कि P और O ये दोनों एक ही पॉइंट है, या फिर इनके बीच में बहुत ही कम दूरी है, इसलिए ये पॉइंट यहीं पे है। तो यहाँ पे जो है एन पी का अर्थ क्या हुआ, हम ये भी लिख सकते हैं कि एन पी या फिर सॉरी ये जो सी पी लिख रखा है इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ये सी ओ ही है। क्यों, क्योंकि P और O के बीच में, P और O के बीच में दूरी क्या है, बहुत ही कम है। क्यों, क्योंकि द्वारक हमारा छोटा है, तो ये जो डाला गया लंब है ये लगभग बहुत ही कम अंतर रख रहा है। क्यों, क्योंकि जब हम लंब ये ज़्यादा कर्व नहीं होने के कारण क्या होगा, ये पॉइंट इसके लगभग पास में रहेगा, बहुत ही कम दूरी रहेगी, ठीक है। बहुत ही कम दूरी रहने के कारण ये जो पॉइंट P है ये O के पास में है, तो ये CP है, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ CO, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे ये समीकरण हमारे पास में, ये समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे समीकरण 4 से, इक्वेशन 4 से, ठीक है। इक्वेशन 4 से हमें क्या पता चल रहा है, 2 थीटा इक्वल टू एन पी अपॉन पी एफ, ठीक है। अब चूंकि हम P को O मान सकते हैं या फिर ये लगभग O है, तो हम यहाँ पे इसे समझ सकते हैं कि ये हमारी क्या है, यहाँ से ये वाली दूरी है, और इस दूरी को हम क्या कहते हैं, इस वाली दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं,
ठीक है। और इसी प्रकार से CP है, CP को हम, ये P लगभग O के पास में है, लगभग O के पास में, अर्थ क्या होगा कि इन दोनों के बीच में दूरी बहुत ही कम है। तो यहाँ पे मैं इसे क्या समझ सकता हूँ कि ये हमारी वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब इक्वेशन 4 से हमें ये प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट आगे एन ये थीटा का मान रख रहे, इक्वेशन 3 से थीटा का मान रखेंगे। तो यहाँ पे 2 का 2 मैंने लिख दिया और थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, NP/CP। और ये किसके बराबर हो गया, ये NP, ये जो PF के। ठीक है, और फिर अभी हमने सीखा है कि CP हमारा क्या है, CP जो कि CP बराबर किसके है, CO के, और ये हमारी क्या है, R है। और इसी प्रकार से FP जो लगभग P किसके पास में है, FO के, और ये हमारा क्या है, FO हमारा क्या है, ये हमारी फोकस दूरी है। ठीक है, तो CO की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CO, या फिर CP की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CO, और ये हमारी क्या है, R है। इसी प्रकार से FP हमारी क्या है, FO है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में दूरी बहुत ही कम है, तो इसलिए ये FO है हमारी। ठीक है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, या फिर F कहते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे चल रहे हैं, ये NP से NP कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास में बचा 2CP की जगह हम क्या लिख रहे हैं, R लिख रहे हैं, और 1/PF जो है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, F लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, तो अभी मैंने बताया CP P पॉइंट O के बहुत ही पास में, इसलिए अर्थ क्या हो कि इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम है। अर्थ हुआ कि CP है वही क्या है, CO हो सकती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, और CO ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो हमारी क्या रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसी प्रकार से P बिंदु फिर से वही है, दोनों एक जगह पे है, लगभग बहुत ही कम दूरी है, तो FO भी लिख सकते हैं। और ये जो फोकस बिंदु और ध्रुव, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारी क्या है, फोकस दूरी है। तो इसलिए CP की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, या फिर CO, और इसी प्रकार से PF की जगह ये जो PF लिखा है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, OF। ठीक है, और CO हमारी क्या है, CO हमारी R है, वक्रता त्रिज्या, और OF क्या है, हमारी फोकस दूरी है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इसे मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, F = R/2, या 2F = R। ठीक है, और यही हमारा प्रश्न था। क्या प्रश्न था, सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी = R/2, इसका अर्थ क्या हुआ कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दूसरे में हम ये कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती, तो ये वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस दूरी की दुगुनी के बराबर है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से वापस से सीख लेते एक बार। माना कि MN समानांतर है किसके, OT के। ठीक है, यहाँ पे हमने एक अभिलंब डाला है CN। ठीक है, अभिलंब जो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के लिए हमें आज चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि MNO, ये C। ठीक है, MNC, और कौन बराबर है CNF, और ये हमारे क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, जिसे हम क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं। मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पे एकांतर कोण हम देख रहे हैं। कौन सा एकांतर कोण, तो यहाँ में हमने कहा कि MN समानांतर है किसके, OT के, और ये अभिलंब जो इसे काट रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारे क्या है, एकांतर कोण है। और ये एकांतर कोण क्या कर रहे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे यदि ये थीटा है तो ये वाला भी हमारे पास में क्या रहेगा, थीटा, एकांतर कोण, जिसे हम क्या लिख देंगे थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे ये वाला कोण जिसे हम बहिष्ठ कोण कह रहे हैं NFO। ठीक है, इसे हमें निकालना था मान, इसका मान क्या रहेगा, तो आंतरिक कोणों के बराबर। तो हमने लिख दिया ये वाला आंतरिक कोण N और दूसरा यहाँ पे C। तो इन दो आंतरिक कोणों के ये बराबर होता है। तो ये वाला इसका मान थीटा है,
इसी प्रकार से दूसरा सी का मान भी क्या है, थीटा है। तो ये एन एफ ओ जो बहिष्ठ कोण है इसका मान क्या होगा, 2 थीटा। क्यों, इन दोनों का योग। तो यहाँ पे हमारे पास में त्रिभुज, फिर हमने कहा कि एन पी एक लंब डाला, ठीक है, जो मुख्य अक्ष है इसके ऊपर एन पी एक लंब डाला। और हमें पता कि हमारा द्वारक जो दर्पण है उसका द्वारक क्या है, बहुत ही छोटा है, तो इसलिए ये पी किसके है, ओ के लगभग पास में है। फिर त्रिभुज सी एन पी या फिर एन सी पी से हमने क्या देखा, ये वाला थीटा कोण, ये वाला tan थीटा, ठीक है, ये वाला जो थीटा कोण है इसका मान तो tan थीटा से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। tan थीटा से हमारा मान क्या होता है, लंब बटा आधार। तो जो पूछा जा रहा है उसके सामने वाली भुजा लंब, तो ये वाले एन पी हमारी लंब हो गई अपॉन सी पी जो कि हमारा आधार है। इसी प्रकार से त्रिभुज एन एफ ओ, इसमें हमने क्या देखा, एन एफ पी, ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, ये वाला कोण 2 थीटा। इसके बारे में हमने क्या देखा, ये 2 थीटा tan 2 थीटा इक्वल्स टू लंब बटा आधार। तो लंब क्या है एन पी और आधार क्या है पी एफ, ठीक है। ये हमारे पास में समीकरण 2 आ गया। फिर हमने कहा कि ये द्वारक बहुत ही छोटा है, इस प्रकार से ये बनने वाले कोण भी क्या है, बहुत ही छोटे। जब ये बनने वाले कोण बहुत ही छोटे हैं तो हमने इसे tan थीटा की जगह क्या लिख दिया, थीटा, और 2 थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, tan 2 थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 थीटा, ठीक है। तो ये फिर से मान हमने वही लिखे हैं। अब यहाँ से इक्वेशन 4 से 2 थीटा इक्वल्स टू किसके है, एन पी अपॉन पी एफ के, ठीक है। और यहाँ से हम इक्वेशन 3 से, समीकरण 3 से हम क्या लिख रहे हैं, थीटा का मान लिख रहे हैं। जब हम थीटा का मान लिख रहे हैं 2 इंटू थीटा एन पी अपॉन सी पी, और ये किसके बराबर है, एन पी अपॉन पी एफ की, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे फिर हमने कहा था कि सी पी जो बिंदु है लगभग ओ के पास में या फिर ओ ही है, ठीक है, बहुत ही कम दूरी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सी ओ दूरी या फिर सी पी, इसे हम सी ओ भी लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से एफ पी या इसे एफ ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम ये लिख रहे हैं तो ये वक्रता केंद्र और ध्रुव इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर है। इसी प्रकार से फोकस बिंदु और ध्रुव इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर है, एफ है। तो हमने फोकस दूरी है, तो ये दोनों हमने मान लिख दिया, तो ये इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया, ठीक है।